नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही आप अपनी एलटी की जो तैयारी कर रहे होंगे वो बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे और अपने जो लक्ष्य के बहुत निकट आप पहुंच रहे होंगे आजकल। तो दोस्तों मैं इसी कड़ी में आप लोगों के समक्ष जो आपका फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर का यूनिट पहला जिसमें आपके जो फिलोसफर हैं उन फिलोसफरों में से एक हमारे भारतीय जो फिलोसफर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने अपनी थ्योरी दी हैं वो विश्व प्रसिद्ध है ये। इनका नाम हर कोई जानता होगा। विवेकानंद जी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। शैक्षणिक चिंतक स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करेंगे। विवेकानंद का शिक्षा सिद्धांत के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, इनको समझने से पूर्व इनके जीवन परिचय को हमें समझना अत्यंत आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं विवेकानंद का शिक्षा सिद्धांत की अगर बात करते हैं तो शिक्षा सिद्धांत तो तब हमें पता चलेगा ना जब हम इनके जीवन के बारे में हमें पता होगा किस प्रकार से क्या क्या चीजें इन्होंने की। कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इनका जीवन परिचय से। देखिए, जीवन परिचय अगर हम बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था बच्चों, वो आपके कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में इनका जन्म ये हुआ था। इनका जन्म किस वर्ष हुआ था कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए। 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। इनका वास्तविक नाम क्या था कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको नरेंद्र दत्त इनका क्या था वास्तविक नाम था। बाद में जो इनका नाम पड़ा था स्वामी विवेकानंद ये हुआ था। वास्तविक नाम क्या था बहुत दफे पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए, ये आपका नरेंद्र दत्त इनका था। और इनके पिता अगर हम बात करते तो इनके पिता जो विश्वनाथ दत्त इनके पिता का नाम था, जो कि कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय में ये क्या थे, एक बहुत बड़े ये वकील ये थे। ठीक है। और वे बड़े ही बुद्धिमान, ज्ञानी, परोपकारी और साथ ही गरीबों की रक्षा करने वाले ये थे। ठीक है। कौन थे इनके पिताजी, समझ के में आ गया कौन थे इनके पिताजी। एक कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के ये क्या थे, बड़े वकील थे और साथ ही वह बड़े ही बुद्धिमान और ज्ञान परोपकारी और साथ ही अगर हम बात करें गरीबों की रक्षा करने का, गरीबों की सहायता के लिए वो हमेशा तत्पर ये रहा करते थे। स्वामी जी पर अगर हम बात करें उनकी माता का जो बहुत ही ज्यादा प्रभाव या अमिट प्रभाव उन पर पड़ा। उनकी माता भुवनेश्वर देवी बड़ी ही बुद्धिमान और बड़ी सरल स्वभाव या कहें गुणवंती एवं साथ ही परोपकारी ये महिला ये थी। वह बचपन से ही पूजा पाठ में क्या रहती थी, वो रुचि लेती थी, ये पूजा पाठ ये क्या करती थी। इसी प्रवृत्ति ने आगे चलकर जो इनका जो पुत्र था नरेंद्र नाथ से इनको स्वामी विवेकानंद बना दिया। अब देखिए, आप सभी को ये बता दूं कि जो व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति किसी शिखर पे पहुंचता है तो सबसे पहले जो उसको उस शिखर तक पहुंचाने का जो कार्य करते हैं उसके माता पिता करते हैं। माता पिता से मेरा तात्पर्य है कि वो माँ जो आपको जीवन की पहली जो पग होता है आपका वो चलना सिखाती है। शब्दों के रूप में वो आपको जिस प्रकार से चीजें सिखाती हैं वो सबसे पहले आपकी माता, वो आपकी पहली पाठशाला, वो पहली गुरु के रूप में होती है। वही आपको समाज में बुरा भला क्या है वो तमाम चीजें सिखाती हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी माता ने भी इनको नरेंद्र नाथ जो जिसे हम स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं, तो इन्हें जो प्रारंभिक जो शिक्षा दी गई थी इनके घर पर ही इनको दी गई थी, इनके माता द्वारा, इनके पिता द्वारा। और ये बचपन से ही बड़े ही शार्प माइंड के ये रहे। और 7 वर्ष की आयु में इन्होंने इनकी माता इनके परिवार ने मेट्रोपॉलिटन कॉलेज में इनको क्या किया, भर्ती ये करा दिया गया। ठीक है। और जब ये विद्यालय में जब इन्होंने प्रवेश लिया तो इन्हें पढ़ने लिखने का बहुत ही ज्यादा क्या था, शौक था। साथ ही ये खेल कूद में और साथ ही व्यायाम में भी ये रुचि लिया करते थे और नाटक, नुक्कड़ नाटक जो भी हुआ करते थे नाटक में भी ये बहुत ज्यादा प्रतिभाग ये किया करते थे। जब ये 16वीं साल के हुए, जब 16 साल की आयु में हुए तो इन्होंने
10वीं की परीक्षा यहाँ पर प्रथम श्रेणी में क्या हुई, ये पास की थी। ठीक है, 10वीं की जो परीक्षा थी इन्होंने प्रथम श्रेणी में पास की। इसके बाद इन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। देखिए, इसके बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज में इन्होंने प्रवेश लिया और इस समय इन्होंने कॉलेज के पाठ्य विषयों के अध्ययन के साथ साथ साहित्य, दर्शन और साथ ही अगर हम बात करें धर्म का भी अध्ययन इनके द्वारा किया। अब यहाँ से इनकी जर्नी प्रारंभ होती है दोस्तों, थोड़ा सा देखिएगा। जब इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया तो उसके बाद इनका जो कॉलेज का जो सफर था, इन्होंने अलग अलग विषयों पर अध्ययन किया, साथ ही किताबों का अध्ययन किया और साहित्य में इनका बहुत ही गहरा लगाव ये रहा। चाहे हम दर्शन और धर्म का भी इन्होंने अध्ययन किया। और नरेंद्र नाथ की अगर हम बात करते हैं तो ये बड़े ही संयमी किस्म के थे, बड़े ही शर्मीले या कहें बहुत ही शांत स्वभाव के ये थे। वे प्रार्थना उपासना में हमेशा मग्न ये रहा करते थे, हमेशा मेडिटेशन किया करते थे, प्रार्थना किया करते थे और साथ ही मस्त तरीके से खुश मिजाज टाइप के थे। और आपको मैं बता दूं बच्चों, नवंबर 1881 में कोलकाता में स्थित दक्षिणेश्वर मंदिर में जाने और रामकृष्ण परमहंस के दर्शन का सौभाग्य न मिला। कभी क्वेश्चन बनता है कि रामहंस का दर्शन का सौभाग्य ने कब प्राप्त हुआ था। ये जो हुआ था 1881 में इनको कलकत्ता के जो दक्षिणेश्वर का जो मंदिर है वहां जब गए तब इनको यहाँ दर्शन हुए। नरेंद्र नाथ ने FA जब पास किया उसके बाद BA में इन्होंने प्रवेश लिया। ठीक है, और इसी बीच इन्होंने परमहंस का सत्संग किया। इन्होंने फिर क्या करा, सत्संग शुरू करा परमहंस के। ठीक है, 1884 में इन्होंने BA की परीक्षा उत्तीर्ण करी। क्वेश्चन भी बनेगा कि BA की परीक्षा इनके द्वारा कब उत्तीर्ण करेगी, तो 1884 में BA की परीक्षा उत्तीर्ण करो। उसी वर्ष इनके पिता का स्वर्गवास हुआ। कभी क्वेश्चन क्या बनता है, इनका पिता का स्वर्गवास कब हुआ, तो ये आपको पता होना चाहिए जब इन्होंने BA की परीक्षा की 1884 में इनके पिता का क्या हुआ था, देहांत होगा। इनके पिता बहुत पैसे कमाते थे, ये क्योंकि बड़े वकील थे, कोलकाता में बड़े वकील थे, तो ऑब्वियसली इनके पास बहुत ज्यादा पैसा हुआ। परंतु वे खर्च भी बहुत उदारता से ये किया करते थे, बड़े संयम के साथ ये खर्चा करते थे, जितनी चादर उतनी पैर ये फैलाते थे। इस समय उन्हें अनुभव किया कि निर्धनता दुखी की जानी है। निर्धनता क्या होती है, दुख जननी है, क्या है। अब एक चीज ये समझिए, जो निर्धन है उसी के पास सबसे ज्यादा क्या है, दुख है। दुख किसके पास होता है, जो निर्धन होता है। ठीक है, जो पैसों से लदा होता है उसके कोसों कोस भी दुख नहीं मंडराता है। यह देखिए, 1886 में श्री परमहंस का भी महाप्रस्थान हो गया। अब महाप्रस्थान करने से 3 दिन पूर्व परमहंस ने क्या करा, नरेंद्र नाथ को अपना उत्तराधिकारी यहाँ पर घोषित कर दिया। ठीक है, अब जो परमहंस हैं उन्होंने ही अपना संपूर्ण उत्तराधिकारी के तौर पे जिसे नियुक्त करा वो स्वामी विवेकानंद को यहाँ पर नियुक्त करा। आज आप सब कुछ तुम्हें देकर मैं रंग बन गया हूं, ये शब्द जो थे इनके, जो किनके थे, परमहंस के, ये क्या थे, शब्द थे। मैंने योग द्वारा जिस शक्ति को तुम्हारे अंदर प्रविष्ट किया है उसे तुम अपने जीवन में महान कार्य करोगे। देखिए, इनके गुरु का कहना था, परमहंस का ये कहना था कि मैंने जो योग द्वारा जो शक्ति जो तुम्हारे अंदर दी है या समाहित की है, उस शक्ति से आप क्या करोगे, अपने जीवन में महान कार्यों को क्या करोगे, आप अंजाम दोगे, आप महान कार्य करोगे। और साथ ही अपने इस कार्य को पूर्ण करने के बाद ही तुम वहां जाओगे जहां से आए हो।
कहने का मतलब है कि इनके गुरु ने जो कहा कि भैया कि मैं जो तुम्हें चीजें दे रहा हूँ, जो ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ, वो विश्व को आप दोगे, उसके बाद तुम भी वहीं जाओगे जहां मैं जा रहा हूँ, तुम भी वहां आओगे, ठीक है, वहीं जाओगे जहां से तुम आए हो। कहने का मतलब है कि इंसान जब पैदा होता है तो ये निश्चित है कि उसकी मृत्यु होनी है, तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब है कि परमात्मा के शरण में कहीं ना कहीं तुम आओगे, ये भाव ये कहना था। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होगे गुरु के महाप्रस्थान के बाद ये उनकी शिक्षाओं के प्रचार और प्रसार कार्य में लग गए, क्योंकि गुरु ने जैसा आदेश दिया था शिष्य को भी उसी प्रकार से क्या करना चाहिए, आदेश का पालन करना चाहिए। जिस प्रकार से बौद्ध गौतम बुद्ध ने, जिस प्रकार से अशोक उनके शरण में पहुंचे, जिस प्रकार से अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनेकों स्तंभों का निर्माण किया, स्तूप का निर्माण करा, स्थापत्य कला को स्थापित किया, अपने पुत्रों को चीन चाहे बंगाल या तिब्बत या नेपाल जहां भी भेजा, प्रचार प्रसार करा, उसी प्रकार से इन्होंने भी उनकी जो शिक्षाओं का अगर हम बात करें, जो उनको ज्ञान था, उस ज्ञान को जिस चारों चौतरफा लोगों को क्या करेंगे, इसका प्रचार प्रसार करेंगे। 1888 की ये बात है, वो भारत भ्रमण के लिए निकल पड़े। क्वेश्चन क्या बनेगा, भारत भ्रमण के लिए स्वामी विवेकानंद कब निकले? 1888 को ये निकले। 1891 में इन्होंने राजस्थान की यात्रा की और 1891 में दक्षिण भारत की यात्रा भी इनके द्वारा की गई। जिस वर्ष इन्होंने राजस्थान की यात्रा करी, उसी वर्ष इन्होंने क्या करी, राजस्थान की यात्रा के पश्चात इन्होंने दक्षिण भारत की भी यात्रा प्रारंभ की। और दक्षिण भारत के अंतिम चरण में कन्याकुमारी ये पहुंचे। राजस्थान से प्रारंभ किया और कन्याकुमारी तक गए और यहाँ के मंदिर में इन्होंने देवी के दर्शन किए। जो यहाँ कन्याकुमारी जब पहुंचे तो वहाँ देवी का मंदिर होगा, तो वहाँ देवी के मंदिर के दर्शन किए और वहाँ तपस्या में इन्होंने क्या करा, तपस्या ये लीन हो गए। तपस्या उनके ददा समाधि के रूप में ये लीन होने, और यहाँ इन्होंने देश सेवा, दीन दलित उपेक्षित भारतीय जनता के कल्याण का व्रत लिया। जब यहाँ तपस्या करी इन्होंने, तो उन्होंने प्रण लिया कि भैया मैं देश की सेवा में, जो दीन दुखी हैं, दलित हैं, या कहीं उपेक्षित जो भारतीय जनता के कल्याण में मैं अपने जीवन को समर्पित करूंगा, ये इन्होंने वचन लिया या व्रत लिया। यहाँ से वे मद्रास पहुंचे। कहाँ से पहुंचे, कन्याकुमारी जब पहुंचे तो वहां से फिर मद्रास की तरफ रवाना हुए। यहाँ के लोगों ने उन्हें काफी प्रभावित हुए। इनको जब देखा लोगों ने, बहुत ज्यादा इनके बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। उन्होंने अमेरिका में होने वाला जो विश्व धर्म सम्मेलन में भेजने के लिए मार्ग व्यतीत किया। देखिए यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा शालीन और साथ ही इनके बहुत ही ज्यादा अनुयायी ये रहे। और अमेरिका में विश्व सम्मेलन हुआ, धर्म से संबंधित विश्व भर के लोग यहाँ एकत्र हुए और यहाँ जाने के लिए इनकी जो पैसे की व्यवस्था, ये मार्ग व्यय की व्यवस्था की गई। अमेरिका जाने से पहले इन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा और सितंबर 1893 में इन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था अमेरिका में, वो किस वर्ष हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 1893 में ये सम्मेलन हुआ। और जब ये सम्मेलन में अमेरिका को जा रहे थे, तो तब इन्होंने विवेकानंद अपना नाम रखा और विश्व के विद्वान इनकी जो खूबी थी, ये विद्वता थे, जो विद्वता थी, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। और 1897 में वो इंग्लैंड गए और वेदांत का प्रचार किया। वेदों का प्रचार प्रसार इनके द्वारा इंग्लैंड में किया गया। क्वेश्चन क्या बनता है कि भैया कि विवेकानंद ने जो वेदांत का प्रचार प्रसार किस देश में किया, तो वो जो देश था इंग्लैंड में, 1897 में इन्होंने उसका प्रचार प्रसार किया। और बच्चों, इंग्लैंड से भारत लौट कर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना का जो श्रेय जाता है इन्हीं को जाता है। इसका जिसका उद्देश्य न केवल वेदांत का प्रचार था, अपितु दीनहीन की सेवा के लिए शिक्षा संस्थान
जैसे चिकित्सा खोलना भी इनका था। ठीक है, स्वामी जी चाहते थे कि इनके जितने भी अनुयायी है गांव-गांव जाकर शिक्षा का प्रचार करें और अज्ञान के अंधकार को ये दूर करें। और इन इसी समय इन्होंने कलकत्ता स्थित वेल्यू में एक मठ की इन्होंने क्या किया, स्थापना करवाई। और 1899 के आरंभ में अगर हम बात करते हैं, रामा कृष्ण के अनुयायियों की स्थायी केंद्र को इन्होंने बना दिया। ठीक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। इन कार्यों से निवृत्त होकर स्वामी जी 1899 में पुनः ये अमेरिका गए। अमेरिका में पेरिस में भी विश्व सम्मेलन हुआ और विश्व सम्मेलन में उन्होंने प्रतिभाग करा। और 1888 से 1901 तक के बीच स्वामी जी ने अनेक ग्रंथों की यहाँ पर रचना करी। और इनमें जो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राज योग, प्रेम योग, धर्म विज्ञान, हिंदू धर्म, धर्म रहस्य, हमारा भारत, वर्तमान भारत और शिक्षा जैसी प्रमुख अवधारणाओं को इन्होंने क्या कर प्रतिपादित किया। अब हम कहते हैं कि फिलोसफर जो बने, फिलोसफी इन्होंने जो करी, जो इन्होंने अपने विचार या ज्ञान के बलबूते जो दिया था 1887 से 1891 के बीच, इन्होंने अनेकों ग्रंथ लिखे। जैसे ज्ञान योग किस प्रकार से, कर्म योग क्या होता है, भक्ति योग क्या होता है, राजयोग क्या होता है, प्रेम योग क्या होता है, धर्म ज्ञान क्या होता है, हिंदू धर्म क्या होता है, धर्म का रहस्य क्या होता है, हमारा भारत क्या है, वर्तमान भारत में शिक्षा क्या है। ये इनके पूरे साहित्य की और साथ ही मुख्य भाषणों को विवेकानंद के साहित्य के नाम में 10 खंडों में प्रकाशित किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, और इस महान योगी ने 39 वर्ष की अल्प आयु में 4 जुलाई 1902 को अपना प्राण क्या दे त्याग दिया, अपने शरीर को इन्होंने त्याग दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक इनका क्या था, यह संपूर्ण परिचय मैंने आपको यहाँ पर इनको देखा। इसके बाद हम जो दूसरी वीडियो में आपके सामने रखूंगा, जो दूसरी वीडियो रहेगी तो इनके दर्शन शास्त्र के बारे में वो आएगा, शिक्षा के अंतर्गत इनके दर्शन दार्शनिक चिंतन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक पहली वीडियो में इतना ही समझिएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ने से आपको क्या होगा, चीजें याद रहेंगी। ठीक है, यदि आप लोगों को ये वीडियो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो प्लीज आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी क्या करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।